जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम मित्रों। जैसा कि आपको पता है सभी को कि जो रीट भर्ती परीक्षा है वो 25 अप्रैल 2021 को प्रस्तावित है। आज हम जानेंगे सर्वप्रथम रीट भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम की, क्योंकि एग्जाम फाइटर्स का मानना होता है कि आधी जंग उस समय जीत ली जाती है जब हमें किसी भी भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम का पता हो। क्योंकि कई बार मित्रों हम परीक्षा की तैयारी तो करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। हम अच्छा पढ़ते हैं, जो सहायक सामग्रियां हैं वो भी हमारे पास अच्छी होती हैं, लेकिन जो कंटेंट, जो मैटर, जो विषय, जो बिंदु हमने पढ़े हैं वो परीक्षा में कहीं आते ही नहीं है, या जो हमने पढ़ा है उनसे कुछ अलग बिंदु हमारे सामने परीक्षा के प्रश्न पत्र में आते हैं। तो उन्हीं सभी समस्याओं के समाधान के लिए एग्जाम फाइटर्स का मानना होता है कि हमें सर्वप्रथम बोध होना चाहिए इसका, किसी भी भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम का। तो जैसा कि हम बात करें कि ये जो रीट भर्ती परीक्षा है एक शिक्षक का पद है और शिक्षक की जिम्मेदारियों के अनुरूप आपको अभी से अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी। और आपकी पहली जिम्मेदारी होगी कि आप क्या पढ़ने वाले और आप कहां से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कक्षा को शुरू करते हैं। मैं सुरेंद्र जंगी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नव हिंदी प्रभा में। आज हम बात करेंगे रीट भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम की। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये जो रीट भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम है क्या इसमें बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं, और बदलाव हुए हैं तो कहां से हुए हैं। और ये जो पाठ्यक्रम हम देखते जा रहे हैं ये हम पाठ्यक्रम देखेंगे हिंदी भाषा के संदर्भ में, हिंदी भाषा के संदर्भ में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो रीट भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम है इसके कुल अंकों की यदि हम चर्चा करें तो कुल अंक है 30। अब यहां एक बात आती है, जैसे अपनी राजस्थानी भाषा में एक कहावत है कि आदम देवी देवदार आदम खेतर। ठीक है, हम यह राजस्थानी भाषा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां से मातृभाषा शिक्षण सिद्धांत लागू होता है। मनोविज्ञान ये कहता है कि कोई भी बात यदि मातृभाषा में कह दी जाए तो वो अधिगम जो है वो सर्वथा स्थायी होता है। बच्चे की जैसे संस्कारों में ढलता है उसी तरह से ढल जाता है, वो बात बच्चा कभी भूलता नहीं। तो कुल अंक तो है 30। अब इनमें व्याकरण जो है वो 15 अंक की है और इसके साथ शिक्षण विधियां ये भी 15 अंक की है। 15 अंक की अपनी व्याकरण है और 15 अंक की है अपनी शिक्षण विधियां। अब सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि ये जो व्याकरण का अंश है, अपना 15 नंबर का जो व्याकरण का अंश है, इसमें से कौन कौन से बिंदु पूछे जाने हैं और कहां से पूछे जाने हैं। तो चलिए ये सब बातें सबसे पहले हम व्याकरण देखते हैं, जो कि हमारी रहेगी कितने अंकों की, 15 अंकों की। तो एक बात तो आप सभी को पता है मित्रों कि जो व्याकरण है उसका सर्वप्रथम जो बिंदु है वो है वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि, वर्ण और ध्वनि एक ही बात है, एक मौखिक रूप है और एक लिखित रूप है। हिंदी भाषा में जैसा कि आप सभी को विदित है, हिंदी भाषा में वर्ण अर्थात ध्वनि के हैं दो प्रकार। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब ये पहला बिंदु है अपना वर्ण या ध्वनि। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहां से क्या रीट भर्ती परीक्षा में सीधे तौर पर प्रश्न होने हैं क्या। यदि मैं कहूं मित्रों कि यहां से सीधे तौर पर यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, अपना जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल नहीं है, फिर भी हमें इन सब बातों का बोध होना चाहिए। क्यों? जैसा कि हम पढ़ेंगे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है। या अभी एक बिंदु और जोड़ा गया, रीट 2021 के लिए जो पाठ्यक्रम आया उसमें हिंदी भाषा के संदर्भ में एक बिंदु और जोड़ा गया, शब्दकोश में शब्द क्रम खोजना।
या भाषा द्वितीय के रूप में आप ले भाव सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि और कला पक्ष, तो वहां रस छंद अलंकार की जो बातें होती हैं वो होती है कहां से? वर्ण अर्थात ध्वनि से। तो सीधे तौर पर ये यहां से प्रश्न नहीं होने हैं, लेकिन ये सब नींव है। और मैथिलीशरण गुप्त जी की एक कविता है मित्रों कि बन सको यदि तो तुम नींव के पत्थर बनो। तो नींव मजबूत होनी आवश्यक है और ये नींव के लिए हमें बात पढ़नी है। हालांकि यहां से सीधे तौर पर कोई प्रश्न नहीं होना है। तो पहला बिंदु हमें पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है वर्ण अर्थात ध्वनि। अब हम दूसरे बिंदु पर चलते हैं और दूसरा जो बिंदु है अपना वो है शब्द विचार। शब्द विचार, यदि शब्द विचार की चर्चा करें हम दोस्तों, तो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है कितने आधारों पर? 4 आधारों पर। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर? 4 आधारों पर। पहला जो आधार है वो है उत्पत्ति या स्रोत। पहला जो आधार है वो क्या है? उत्पत्ति या स्रोत। दूसरा है आधार दोस्तों व्युत्पत्ति या रचना। दूसरा आधार है व्युत्पत्ति या रचना। तीसरा आधार है अर्थ के आधार पर और चौथा और अंतिम आधार है दोस्तों रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर इन 4 आधारों पर शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। पहले आधार में यदि हम देखें उत्पत्ति या स्रोत में, तो पहले शब्द है तत्सम, दूसरे शब्द है तद्भव, तीसरे शब्द है देशज, चौथे शब्द है विदेशी और 5वें शब्द है संकर। शब्दों के वर्गीकरण में जो पहला आधार है जिसका नाम है उत्पत्ति या स्रोत, यहां से पहले शब्द है दोस्तों तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशज, फिर विदेशी और अंत में संकर। अब यहां से रीट 2021 का जो पाठ्यक्रम है हिंदी भाषा के संदर्भ में, वो तत्सम शब्दों से प्रारंभ होता है और विदेशी शब्दों तक आता है। ये रीट के पाठ्यक्रम में है और हमें पढ़ना है। ये 2018 में भी था और ये 2021 में भी है, अर्थात 2018 में जो परीक्षा लगी उसमें भी था और 2021 के लिए जो प्रस्तावित परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें भी ये चारों शब्द हैं। लेकिन जो ध्यातव्य बात रहेगी दोस्तों वो ये रहेगी कि अभी अभी जो पाठ्यक्रम बना है उसमें एक शब्द यहां और शामिल किए गए हैं। उन शब्दों का नाम है राजस्थानी शब्द। तो पहला बिंदु एक जुड़ गया नए पाठ्यक्रम में, वो क्या है? राजस्थानी शब्द। पहले यहां से 4 बिंदु थे और अब की बार एक नया बिंदु और जुड़ गया जिसका नाम क्या रहा? राजस्थानी शब्द। फिर दूसरा जो वर्गीकरण है दोस्तों उसमें शब्दों का वर्गीकरण 3 आधारों पर है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। दूसरा जो शब्दों का वर्गीकरण है वो व्युत्पत्ति के आधार पर, और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहां फिर यदि महत्वपूर्ण अपन बात देखें तो यौगिक शब्द हिंदी भाषा में 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। यौगिक शब्द कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहले है संधि मूलक यौगिक शब्द, दूसरे हैं समास मूलक यौगिक शब्द, तीसरे हैं उपसर्ग मूलक यौगिक शब्द और चौथे हैं प्रत्यय मूलक यौगिक शब्द। अब यदि मैं कहूं कि रीट 2021 का पाठ्यक्रम लो हिंदी भाषा के संदर्भ में, या आप 2018 की परीक्षा को आधार लेकर चले, दोनों में यौगिक शब्द पाठ्यक्रम में है तो ये रीट के फिर पाठ्यक्रम में शामिल है। और यहां से यदि परीक्षा की बात करो, यहां से तो ऐसा प्रश्न आया था जिसको रेखांकित किया गया था गद्यांश से,
और ये पूछा गया था तत्सम तद्भव देशज विदेशी रूप। यहां से कुछ ऐसा प्रश्न था जिसमें पूछा गया था संधि और प्रत्यय दोनों है, निम्न में से वह शब्द कौन सा है जिसमें संधि और प्रत्यय दोनों है। और जहां तक मुझे याद है मित्रों, प्रश्न भी ये था ध्वंसावशेषों, एक शब्द था ध्वंसावशेषों और उसमें संधि और प्रत्यय दोनों पूछे गए थे। तो जहां तक संभावना है दोस्तों, आपको एक शब्द देगा और उसमें से ये पूछ लेगा इसमें संधि भी है, जिसमें समास भी है, जिसमें उपसर्ग भी है, जिसमें प्रत्यय भी है। तो यौगिक शब्द जो है वो चारों संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये चारों आपके रीट भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। आगे चलते हैं और आगे का जो वर्गीकरण है वो अर्थ के आधार पर पहले शब्द आते हैं एकार्थी, दूसरे शब्द आते हैं अनेकार्थी, फिर है श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक, फिर है पर्यायवाची, फिर है विलोम शब्द, पर्यायवाची विलोम शब्द। और आगे के शब्द मैं इस और ऊपर की ओर इंगित कर देता हूं या इधर लिख देता हूं, जिसमें है समूहवाची और ध्वन्यार्थक। यदि दोस्तों यहां से हम बात करें रीट 2018 के पाठ्यक्रम की, तो एकार्थी शब्द भी थे, यहां युग्म शब्दों की बात भी हुई थी, अनेकार्थी की बात हुई थी, और यहां पर्यायवाची और विलोम शब्द की बात भी हुई थी। लेकिन जो रीट 2021 का पाठ्यक्रम है उसमें दो ही बातें हैं, एक तो पर्यायवाची शब्द और एक विलोम शब्द। यहां से एकार्थी, अनेकार्थी और श्रुति सम जो भिन्नार्थक शब्द हैं वो पाठ्यक्रम से बाहर कर दिए गए हैं। तो अब की बार हमें यहां से एकार्थी, अनेकार्थी और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द नहीं पढ़ने हिंदी भाषा के लिए। फिर आगे की बात करें हम, हालांकि जब आप संधियां पढ़ेंगे तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप समूहवाची शब्द पढ़ लेंगे, लेकिन सीधे तौर पर समूहवाची शब्दों की चर्चा नहीं होनी है। फिर है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द, और जैसा कि आप सभी को विदित है कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी या अव्यय का बिंदु जो है वो रीट 2018 में भी था और रीट 2021 में भी ये बिंदु जो का त्यों है। ये वाक्य की एरर से भी यहां से प्रश्न हो सकते हैं, या जो क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है और विस्मयादि बोधक जो अव्यय हैं उनसे सीधे तौर पर प्रश्न भी यहां से किए जा सकते हैं। और विकारी शब्द जैसे कि आप सभी को पता है, यहां संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्दों की संख्या है 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और इसमें मैं ये कहूं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जो के त्यों है, रीट 2018 में भी थे ये, और ये रीट 2021 में भी है। रही बात क्रिया की दोस्तों, तो क्रिया का सीधे तौर पर प्रश्न नहीं था वर्ष 2018 के पाठ्यक्रम में और नहीं है वर्ष 2021 के पाठ्यक्रम में। लेकिन जब आप वाक्य विचार में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की चर्चा करेंगे तो आपको बोध होना चाहिए किसका, क्रिया का। बिना क्रिया के बिना हम, जो कि अंग्रेजी में आप पढ़ते हो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिसे हम हिंदी में करते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, उन सब की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो ये है अपना पाठ्यक्रम किसके संदर्भ में, शब्द विचार के संदर्भ में। और अंतिम जो बिंदु है अपना वो है वाक्य विचार, नंबर 3, वाक्य विचार। और वाक्य विचार का जो बिंदु है वो मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा और ना अतिशयोक्ति होगी ये कि ये वर्ष 2012 से जब से टेट आयोजित हुआ है
वर्ष 2012 से वाक्य विचार में से लगभग 2 या 3 प्रश्न हर बार रीट भर्ती परीक्षा में हुए हैं। तो बाकी जो बात होगी वो 12 या 11 नंबर की या 13 नंबर की होगी साहब। यहां से 2 या 3 प्रश्न हर बार पूछे गए हैं वाक्य विचार में से। सबसे पहले तो प्रश्न बने हैं यहां से वाक्य के अंग, जिनका नाम आपने सुना होगा, उद्देश्य और विधेय। क्योंकि आपका रीट 2018 का और रीट 2021 का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों वाक्य के अंग व वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के अंग तो 2 होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा है विधेय। और वाक्य का जो प्रकार है वो 3 प्रकार से वाक्य को वर्गीकृत किया गया है। पहला आधार है क्रिया के आधार पर वाक्य, दूसरा आधार है अर्थ के आधार पर वाक्य, और तीसरा है रचना के आधार पर वाक्य। क्रिया के आधार पर यहां कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अर्थ के आधार पर विधानार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक और विस्मयबोधक, और रचना के आधार पर साधारण, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। और हर भर्ती परीक्षा में साधारण, मिश्रित और संयुक्त जो वाक्य हैं उनमें से लगभग 2 प्रश्न बने हैं। तो 2 प्रश्न यहां से और 1 प्रश्न निश्चित रूप से यहां से। तो लगभग 3 प्रश्न लेकर चलेगा अकेला कौन सा विचार? वाक्य विचार। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो बातें शामिल हैं उनको हम यहां इंगित कर सकते हैं। पहला लोकोक्ति, मुहावरे। अब यहां दोस्तों नया क्या है? आज तक जो रीट 2018 का पाठ्यक्रम था हिंदी भाषा के संदर्भ में उनमें यही लिखा हुआ था कि लोकोक्ति और मुहावरे। लेकिन अब कुछ नया जोड़ा गया है, और वो नया जोड़ा गया बिंदु ये है राजस्थानी मुहावरे। राजस्थानी मुहावरे। देखिए दोस्तों, हर बार पाठ्यक्रम, जैसे मैं कहूं कि जब से रीट चला तब से पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अब पाठ्यक्रम में बदलाव हो चुका है। आपको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। और मैं यदि कहूं तो पूरे पाठ्यक्रम, भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जीके, जो भी आपका है, भूगोल, राजनीति विज्ञान, सामान्य अध्ययन, जो भी है उसमें बहुत कुछ जोड़ दिया गया है, विस्तृत पाठ्यक्रम कर दिया गया है। तो कोशिश करें दोस्तों अब की बार ही, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, हर बार आपको कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, पाठ्यक्रम में कुछ नया जोड़ा जाएगा। तो कोशिश करें कि अब की बार ही आप कुछ ऐसा करें, प्रयत्न कुछ ऐसा हो, परिश्रम कुछ ऐसा हो कि आप अपना चयन सुनिश्चित करें। क्योंकि राजस्थानी भाषा में फिर एक कविता है कि बटाऊ चाल्या मलना मिलसी रहे, बटाऊ चाल्या मलना मिलसी रहे, मनरा लाडू खार कदे सुनिया ने कोई धाप्या। मंजिल मिलेगी साहब चलने वालों को ही। आज भी बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे हैं जो केवल सोच रहे हैं हाँ कि मुझे भी रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है, अभी तो 25 से आगे भी जा सकती है, पीछे भी आ सकती है। ये जो लोग ऐसे सोचते हैं ना मित्रों, बुरा मानने की बात नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही सोचते रहेंगे और समय आएगा और निकल जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लोकोक्ति और मुहावरे। यहां नया जो बिंदु निकला वो है राजस्थानी मुहावरे। इसके अलावा जो बिंदु है लिंग, वचन, काल। लिंग, वचन व काल। फिर आपका एक बिंदु आता है पदबंध। हर भर्ती परीक्षा में यहां से फिर प्रश्न बना है जिसका नाम है पदबंध। यदि पदबंध की दोस्तों बात करूं तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण अर्थात अव्यय, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये आपका पाठ्यक्रम है हिंदी भाषा प्रथम के आधार पर। यदि भाषा द्वितीय की बात करेंगे दोस्तों, यदि भाषा द्वितीय की आप बात करो तो फिर यहां से कुछ नया फिर जुड़ जाता है भाषा द्वितीय में, जिसको कहा जाता है भाव सौंदर्य
भाव सुंदर्य, कला पक्ष, जीवन दृष्टि, जिसमें आपके रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, इन सब की चर्चा होती है। तो वो भाषा द्वितीय के संदर्भ में रहा और ये सब बातें रही भाषा प्रथम के संदर्भ में। आज तक हमें ये पता था कि हमें ये पढ़ना है, लेकिन हमने आपको ये क्लियर किया है, एक कोशिश की है कि आपको क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। ये तो बात हुई दोस्तों अपने मात्र कितने नंबर की, 15 नंबर की। अब हम बात करते हैं 15 नंबर जो बाकी के बच्चे हैं, जिनका नाम है शिक्षण विधियां। तो इनको अपन हटा देते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, हम व्याकरण के 15 जो नंबर हैं, 15 जो अंक हैं, उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियां, यदि शिक्षण विधियों की चर्चा करूं मैं, तो ये भी आपके कितने अंक लेकर चलती है, 15 अंक लेकर चलती है शिक्षण विधियां भी। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो आपकी शिक्षण विधियां हैं, ये निकली कहां से है? जो शिक्षण विधियां हैं वो कहां से निकली है? शिक्षण विधियां निकली है आपकी कहां से? मनोविज्ञान से। शिक्षण विधियां कहां से निकली है? मनोविज्ञान से। और ये शिक्षण विधियां जो है हम किसकी पढ़ रहे हैं? भाषा की। तो सर्वप्रथम तो आपको भाषा के बारे में पता होना चाहिए कि भाषा एक्चुअल में है क्या। ठीक है, यहां से प्रश्न पिछली बार यदि बात करूं रीट 2018 में, तो एक प्रश्न तो भाषा के परिचय और भाषा की विशेषताओं से संबंधित बना हुआ है, जिसका नाम है, जो प्रश्न भी मुझे याद है, उस प्रश्न में यह पूछा गया था कि भाषा जो संपत्ति है वो अर्जित संपत्ति है या पैतृक संपत्ति है। यह प्रश्न था रीट 2018। तो भाषा के बारे में हमें पता होना चाहिए, अर्थात भाषा की उत्पत्ति, विशेषताएं, भाषा में बिंब। देखिए यहां से फिर प्रश्न बना सीटेट वर्ष 2019 में। प्रश्न ये था कि भाषा के जो बिंब हैं 4, श्रुति बिंब, दृष्टि बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब, उनका क्रम पूछा गया था। आपने किसी ने सीटेट भर्ती परीक्षा वर्ष 2019 यदि दी है तो आपको याद होगा, यदि याद नहीं है तो आप प्रश्न पत्र देख सकते हैं कि वहां 4 विकल्प थे और उसमें सही क्रम पूछा गया है। फिर भाषा के सोपान, भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक चरण, और भाषा में निहित तत्व। ये बातें सभी हो जाती है किसके अंतर्गत? भाषा के अंतर्गत। तो शिक्षण विधियों से पहले हमें ज्ञान होना चाहिए किसका? भाषा का। यहीं से आपका एक बिंदु आगे बढ़ता है जिसका नाम है भाषा दक्षता का विकास। भाषा दक्षता का विकास। तो शिक्षण विधियां में भाषा का जो ये बिंदु जोड़ा गया है, ये आपको पता होगा क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि हम जो शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं वो भाषा की पढ़ रहे हैं। चाहे आप हिंदी भाषा की चर्चा करना, चाहे अंग्रेजी की चर्चा करना, चाहे संस्कृत की चर्चा करना, आपको इन सब बातों का पता होना चाहिए आपकी भाषा के संदर्भ में। फिर आगे चले हम तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण के उपागम, ये पहला बिंदु था अपना। जो दूसरा बिंदु रहेगा वो है भाषा शिक्षण के उपागम। रीट 2018 में फिर यहां से प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के उपागम, रचना शिक्षण उपागम, पाठ संसर्ग उपागम,
यहां से प्रश्न है रीट 2018 में। अगला जो बिंदु है वो है सहायक सामग्रियां। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों ये सहायक सामग्रियां, क्योंकि आप यहां से अपना एक नंबर 15 नंबर में से एक नंबर अर्थात बाकी की बातें रहेगी सिर्फ 14 नंबर की, एक नंबर आप यहां से तय कर सकते हैं। जो आपकी दृश्य सामग्रियां हैं, श्रव्य सामग्रियां हैं, दृश्य श्रव्य सामग्रियां हैं। शिक्षण विधियों में सहायक सामग्रियों का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि सहायक सामग्रियां जो है वो अस्त्र और शस्त्र के रूप में काम में लेता है एक शिक्षक। और यहां से रीट 2018 में जो प्रश्न था वो लिंगवा फोन के संदर्भ में था। टेप रिकॉर्डर के संदर्भ में भी प्रश्न हो सकता है, रेडियो के संदर्भ में प्रश्न हो सकता है, श्यामपट के संदर्भ में प्रश्न हो सकता है। तो ये सब बातें जो पढ़ी जानी है वो किसके अंतर्गत पढ़ी जानी है? सहायक सामग्रियों के अंतर्गत। फिर मूलतः आती है विधियां। ये जो विधियां हैं, विधियां जो है वो मूलतः मनोविज्ञान से निकली है, व्यापक रूप में है, लेकिन कुछ विधियां हमें पढ़नी है। जैसे हम व्याकरण शिक्षण की विधियों की चर्चा करें, आगमन निगमन सूत्र विधि, यहां से रीट 2018 में भी प्रश्न होना है। और आगमन और निगमन के जो शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, शांत से अशांत की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यहां से हर बार एक प्रश्न हो जाता है। फिर सैनिक विधि की बात कर सकते हैं हम प्रत्यक्ष विधि की बात कर सकते हैं। कई बार ऐसे भी प्रश्न आया है कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। और यहां विधियों में जो मैं कहूं कि एक तो व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण। एक प्रश्न यहां से फिर हो जाता है आपका वाचन में से, सहस्वर वाचन, मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन। और प्रश्न था रीट 2018 में मौन वाचन के संदर्भ में कि मौन वाचन कौन सी कक्षा से प्रारंभ होता है। तो फिर आ जाती है आपकी शिक्षण विधियां। अन्य बिंदुओं की फिर यदि हम चर्चा करें तो एक बिंदु आपका जो आपके शिक्षण विधियों में भी है और आप जो मनोविज्ञान पढ़ेंगे, मूल्यांकन, उपलब्धि व परीक्षण। ये एक जो बिंदु है आपके मनोविज्ञान में भी जो का जो है और शिक्षण विधियों में भी जो का जो है। पढ़ना आपको एक जगह है और बेनिफिट मिलेगा, जो फायदा मिलने वाला है आपको वो दो जगह मिलने वाला है। और इसके अलावा अंतिम बिंदु यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं उपचारात्मक व निदानात्मक शिक्षण। ये आपका पाठ्यक्रम है शिक्षण विधियों का 15 नंबर के लिए। आपकी जो हिंदी भाषा है कुल 30 अंक की है, 15 नंबर की जो होगी वो व्याकरण होनी है और 15 नंबर की होनी है शिक्षण विधियां। तो आज की कक्षा में हमने सिर्फ आपको ये बताया कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि पाठ्यक्रम का बोध होना, क्या पढ़ना है हमें, ये सबसे बड़ी चीज है। भाई हम मंजिल तब प्राप्त करेंगे जब हमें यह पता होगा कि हमें जाना कहां है और किस मार्ग से जाना है। तो थोड़ा सा जो सफर है वो आसान हो जाता है। और बाकी की बात करेंगे हम अगली कक्षा में। लेकिन आप याद रखें कि केवल सोचने मात्र से आप रीट भर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, आपको प्रयत्न भी करना पड़ेगा साहब। हाँ, यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप 10 घंटे पढ़ें, यदि आप पढ़ रहे हैं, दिन का एक प्रश्न भी पढ़ रहे हैं, तो आप उन सब लोगों से आगे हो रहे हैं जो दिन का एक प्रश्न भी नहीं पढ़ रहे। क्योंकि एक कहावत है, एक उक्ति है कि मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो हमें एक बार प्रयास करके देखना है। आगे की कक्षाओं में हम
व्याकरण की और शिक्षण विधियों की बिंदुवार विस्तृत विवेचना करने वाले हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, धन्यवाद।